गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का सरस्वती कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपको जो कल लेक्चर हमने बीच में छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, कल हमने सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा बायोलॉजी का, सेल के बारे में, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो कल जो जो चीजें हमने पढ़ी थी सेल से रिलेटेड, कि डिस्कवरी किसने की है, कौन सी थ्योरीज हैं सेल से रिलेटेड, और किस किस साइंटिस्ट ने वो थ्योरी प्रपोज की हैं, तो वो चीजें कल हमने डिस्कस कर ली थी। उसी सीरीज में आज हम आगे शुरू करते हैं वो टॉपिक। तो सबसे पहली बात हम लोग शुरू कर रहे हैं आज न्यूक्लियस। तो आज जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, यानी कि कोशिकाओं की स्टडी करेंगे, कोशिका का अध्ययन करेंगे। कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं दोस्तों। अब जो कोशिका है वो एक पार्ट है, बेसिक यूनिट है, लेकिन उस कोशिका को बनाने वाले भी छोटे छोटे बहुत सारे अंग होते हैं, और उन्हीं अंगों में से एक अंग का नाम है न्यूक्लियस, केंद्रक, जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल है। ये सेल ऑर्गेनल मतलब सेल का एक पार्ट है, कोशिका का एक अंग है। तो उस केंद्रक का अध्ययन आज हम करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो केंद्रक है ये क्या चीज है, केंद्रक की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, केंद्रक क्या चीज है। कोई भी कोशिका हो आपके पास, कोई भी कोशिका, कोई भी सेल आपके पास है कोशिका, उसके सेंटर में एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यानी कि कहने का मतलब है कि झिल्ली से घिरा हुआ एक अंग है, चारों तरफ एक इसके झिल्ली होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन विच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, यानी कि कोशिका के अंदर आवरण से घिरा हुआ, झिल्ली से घिरा हुआ एक ऐसा अंग है जिसके अंदर आनुवांशिक गुणों को पहुंचाने वाला पदार्थ विद्यमान होता है। और आपको मालूम है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। तो इस केंद्रक के अंदर, केंद्रक एक ऐसी संरचना है, एक डेंस पार्ट है न्यूक्लियस का, जो चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, चारों तरफ एक आवरण से घिरा हुआ है, और उस आवरण के अंदर बच्चों क्या है, आनुवांशिक पदार्थ। उसके अंदर क्या रहेगा बच्चों, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है बच्चों कौन है, न्यूक्लियस। तो सबसे पहली बात करते हैं, आइए, केंद्रक की खोज किसने की, केंद्रक की खोज यानी कि डिस्कवरी करने वाला कौन है, डिस्कवरी, केंद्रक की डिस्कवरी यानी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, वो है बच्चों रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की है बच्चों किसकी, न्यूक्लियस की, यानी कि केंद्रक की। कब की है, इन 1831 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे बच्चों तो उसके अंदर आप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। बट एक्चुअल में ये की थी उन्होंने 1832 में, 1832 में एक्चुअल स्टडी हुई थी। बट अगर हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1831 सबसे पहला जो प्रेफरेंस हमारा रहेगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहेगा 1831। अगर 1831 ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं आया तो फिर क्या लगाएंगे आप, 1832। 1832 इज एग्जैक्ट डेट। तो न्यूक्लियस की जो खोज की है, डिस्कवरी की है बच्चों, वो की है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831, 1831 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये जो न्यूक्लियस है केंद्रक, इसके अंदर हमारे पास जो हमने बोला कि सर एक तो इसके अंदर ना जेनेटिक मटेरियल है,
क्या चीज है? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल में बच्चों अपने पास एक तो डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, जीन और इसके साथ साथ उसके अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस भी होता है। लिक्विड सब्सटेंस यानी कि एक तरल पदार्थ भरा होता है। तरल पदार्थ जिसको बच्चों हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य। अगर हिंदी की हम बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक के अंदर भरा हुआ द्रव्य यानी कि लिक्विड सब्सटेंस जो कि हमारा केंद्रक के अंदर होगा। तो याद रखना आपको, केंद्रक के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम, जीन और इसके साथ साथ उसके अंदर बच्चों मिलेगा क्या? तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड सब्सटेंस मिलेगा। तो सबसे पहले ये चीजें जो है डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, जीन, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस न्यूक्लियस के बेस पे ये डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो कोशिकाएं हैं, जो सेल हैं, वो कितने टाइप की होती हैं। तो उस बेस पे डिवाइड करेंगे हम लोग, न्यूक्लियस के बेस पे। तो जैसे कि हम लोगों ने यहां पे लिखा कि सर न्यूक्लियस क्या चीज है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा अंग है जिसके चारों तरफ एक आवरण होता है, जिसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है, जिसके चारों तरफ एक सतह होती है। तो सभी जो कोशिकाएं हैं सजीवों की, उन सभी के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसी बेस पे कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, यानी कि जो कोशिका यानी कि केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली है वो विद्यमान है या नहीं है, इस बेस पे हम न्यूक्लियस को, किसी भी सेल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कोई भी सेल जो आपकी है, कोशिका सेल, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि उसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट है उसको बच्चों हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा बच्चों हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये दो भागों में बांटा जाता है बच्चों कोशिका को। किस आधार पे? कि उसके अंदर जो केंद्रक है, उस केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली विद्यमान है या नहीं है। इस आधार पे किसी भी कोशिका को हम बांटेंगे बच्चों कितने भागों में? दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा प्रोकैरियोटिक, और जो दूसरा पार्ट रहेगा बच्चों वो रहेगा यूकैरियोटिक। तो आप लोग यहां से देखेंगे कि जो ये प्रोकैरियोटिक वर्ड है, इसके अंदर जो ये कैरियन वर्ड आया है, कैरियन का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, और परो का मतलब होता है बच्चों पहले। परी का मतलब पहले। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे न्यूक्लियस हैं जिनका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि जिनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, यानी कि ये पहले की तरह ही हैं। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। यानी कि प्रोकैरियोट का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल वो है जिनके अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो फिर क्या होगा? हमने कहा था कि इसके अंदर सर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। फिर वो जेनेटिक मटेरियल कहां होगा? वो जेनेटिक मटेरियल सीधा साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है। साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है सेल के अंदर, उस लिक्विड के अंदर ही वो पड़ा रहता है, यानी कि आप लोग उसको अलग से पहचान नहीं सकते हैं। जो यूकैरियोटिक, तो इसमें भी जो ये कैरियन वर्ड है बच्चों, कैरियन का मतलब हुआ न्यूक्लियस, कैरियन मींस न्यूक्लियस, और जो यू है इसका मतलब है ट्रू।
ट्रू यानी कि वास्तविक, यानी कि यूकैरियोटिक ऐसे जीव हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा, यानी कि वास्तविक केंद्रक मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर चारों तरफ से झिल्ली मिलेगी और झिल्ली होने की वजह से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छे से पहचान सकते हैं कि ये केंद्रक है और इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है। तो उसका जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको आप अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर स्टोर है न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि चारों तरफ से उसके मेम्ब्रेन है, तो आप अलग से पहचान सकते हैं उसको। जबकि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आप अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर चारों तरफ की झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती है। तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूं बच्चों, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, केंद्रक की खोज करने वाला कौन है बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831 में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माने, बट एक्चुअल जो स्टडी उन्होंने की थी वो 1832 में की थी, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो इसलिए हम मान के चलेंगे कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की है किसकी? केंद्रक की, यानी कि न्यूक्लियस की। केंद्रक होता क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यानी कि झिल्ली से घिरा हुआ एक अंग है जो कोशिका के अंदर है, जो आनुवांशिक पदार्थ को स्टोर करके रखता है, उसको उसके अंदर इकट्ठा करके रखता है। और मैंने आप लोगों को यह बताया कि वो जो जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम, जीन, और इन सभी के साथ साथ उसके अंदर होता है एक तरल पदार्थ जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्म मतलब प्लाज्मा, यानी कि लिक्विड, यानी कि द्रव्य है, यानी कि केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य है। तो जो केंद्रक है, उस केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली होगी या नहीं होगी, इस चीज पे आधारित हम कोशिका को दो भागों में बांटेंगे बच्चों। सबसे पहला कौन सा है? प्रोकैरियोटिक, और दूसरा कौन सा है? यूकैरियोटिक। तो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो कैरियन वर्ड है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और प्रो का मतलब पहले वाला, यानी कि प्रीमिटिव, यानी कि प्राथमिक, यानी कि जिसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है, वो पहले की तरह ही है। मतलब इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है जो सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या है? कैरियोटिक मतलब कैरियन यानी कि न्यूक्लियस, और यू मींस ट्रू, यानी कि यूकैरियोटिक वो सेल हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि उसके अंदर जेनेटिक जो मटेरियल है वो सेल से बाउंड रहेगा, साइटोप्लाज्म के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। तो बच्चों, इसी कड़ी में हम आगे सबसे पहले पूरा डिटेल में इनमें डिफरेंस समझते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बच्चों डिफरेंस पढ़ना अभी अपने को, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं, उसी बेस पे फिर हम एक्सप्लेन करेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे यूकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंशिएट करेंगे प्रोकैरियोटिक को। तो प्रोकैरियोटिक सेल को समझने के लिए हम उसका फिगर ड्रॉ करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल को समझने के लिए हम डायग्राम ड्रा करेंगे। उस डायग्राम के अंदर ही जितने पार्ट हैं उनको एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम ध्यान से देखेंगे। डायग्राम के अंदर अपन 3 लेयर बनानी है, 3 लेयर बनानी है बच्चों इस तरह से। ये मिडिल वाली लेयर मैंने बनाई है, ये दूसरी लेयर है बाहर वाली लेयर है ये सबसे आउटर, इस तरह से। और बच्चों ये अंदर वाली जो लेयर है, अंदर वाली, वो कुछ इस तरह से होती है। मैं अभी बताऊंगा आपको ये क्या चीज है, अभी एक्सप्लेन करेंगे
इस तरह से, ये इस तरीके से ये 3 लेयर से बना हुआ सेल है। 3 लेयर से हैं बच्चों इसकी। प्रोकैरियोटिक सेल को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो फिगर मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है ये एक टिपिकल सेल है। टिपिकल का मतलब फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, स्टडी के लिए लेके चल रहे हैं। इसके अंदर हम उन्हीं पार्ट्स का जिक्र करेंगे जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जो डिफरेंशिएट कर पाएंगे उन्हीं ऑर्गेनल्स को इसके अंदर लेके चलेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि यहां पे जो बाहर वाली लेयर है इसके साथ इस तरह से मैं एक लेयर बना रहा हूं आपके सामने। इस तरह से ये चारों तरफ रहेगी, ऐसे चारों तरफ से ऐसे कवरिंग इसके साथ साथ अटैच रहेगी बाहर वाली लेयर के साथ। इसको बोलते हैं बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये जो लेयर है बच्चों बाहर की तरफ जो बनी हुई है ये ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई है, ग्लाइकोकैलिक्स। और नाम से ही पता लग रहा है आपको, ग्लाइको, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज यानी कि शुगर, शुगर, ग्लाइको मीन्स शुगर यानी कि शुगर प्रेजेंट इसके अंदर होती है। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसके बच्चों 2 पार्ट हैं, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक है कैप्सूल, कैप्सूल, और दूसरा है स्लिमी, स्लिमी। कैप्सूल और स्लिमी यानी कि ये जो लेयर है ग्लूकोकैलिक्स की जो बनी हुई लेयर है ये 2 तरह की हो सकती है, या तो ये कैप्सूल फॉर्म में रहेगी या तो ये स्लिमी फॉर्म में रहेगी। तो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, कैप्सूल और स्लिमी में डिफरेंस किस चीज का है। तो जो कैप्सूल है वो टफ रहेगा, टफ, टफ, ठीक है, यानी कि ये सख्त होगा, टफ रहेगा, ठीक है। और दूसरा ये जो लेयर रहेगी ये थिक रहेगी, थिक, यानी कि अगर यही ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है वो टफ है, थिक है, तो वो कैप्सूल फॉर्म बोलेंगे, कैप्सूल लेयर बोलेंगे उसको। अगर मान लीजिए यही सॉफ्ट है, सॉफ्ट है और थिन, थिन है, तो इसको हम बोलेंगे स्लिमी। यानी कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको बच्चों हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो शुगर की बनी हुई है, और वो शुगर इसके अंदर कौन सी प्रेजेंट है उस बेस पे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है कि अगर यही ग्लाइकोकैलिक्स हमारा टफ है और थिक है तो हम उसको कैप्सूल बोलेंगे, और अगर वही सॉफ्ट है और थिन है तो उसको हम स्लिमी बोलेंगे। तो बच्चों जो इसके अंदर देखिए एक चीज दोनों में कॉमन है, कैप्सूल में भी और स्लिमी में भी, वो चीज क्या है, पॉलीसैकेराइड। इसमें भी रहेगा पॉलीसैकेराइड, 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 यानी कि जो पॉलीसैकेराइड शुगर है वो दोनों के अंदर है, कैप्सूल में भी प्रेजेंट है और स्लिमी में भी है। तो डिफरेंस किस चीज का है, जो कैप्सूल है उसमें पॉलीपेप्टाइड भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि शुगर के साथ साथ उसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट है। पॉलीपेप्टाइड मतलब एमिनो एसिड की चेन उसके अंदर है। तो बच्चों जो सबसे बाहर की लेयर है वो ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके अंदर जो टफ वाला पार्ट है उसको कैप्सूल बोलेंगे। वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ आपका पॉलीसैकेराइड प्लस में पॉलीपेप्टाइड, यानी कि एमिनो एसिड प्लस में शुगर से मिलकर बनता है। और जो दूसरा पार्ट है उसका वो है स्लिमी, सॉफ्ट, थिन, यानी कि वो किसका बना हुआ है, वो अकेले पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है। जो ये पार्ट है यहां पे जो पॉलीसैकेराइड है वो किस चीज में हेल्प करता है, वो हमारा सेल अटैचमेंट में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है बच्चों, सेल अटैचमेंट, सेल अटैचमेंट में हेल्प करेगा। पॉलीसैकेराइड से बना हुआ जो ये ग्लाइकोकैलिक्स है ये सेल अटैचमेंट में बच्चों हेल्प करते हैं। दूसरी जो लेयर हमने बनाई है बच्चों ये वाली जो सेकेंड लेयर है ये है बच्चों सेल वॉल, सेल वॉल।
तो सबसे पहली बात यह है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यानी कि 3 लेयर मैंने आपको बताई है। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर वाली लेयर जो कि हमारी शुगर से बनी हुई है, मिडल जो लेयर है वो हमारी सेल वॉल है, और सबसे लास्ट की जो है बच्चों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर है। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हम सेल वॉल का। सेल वॉल, सेल वॉल ध्यान रखेंगे आप लोग, हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चों कोशिका भीति, कोशिका भीति, कोशिका भीति। ठीक है। एक जीव होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के अंदर बच्चों आपने ये ध्यान रखना है कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल जो है वो माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं है, बाकी जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं सभी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो जो सेल वॉल है बच्चों ये बना होता है पॉलीपेप्टाइड ग्लाइकन, ग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन बोल सकते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन। इसको सीधा लिख देता हूं मैं आपके सामने, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो शुरू में लिखा हुआ है बच्चों पेप्टाइडो, मतलब इसके अंदर एमिनो एसिड प्रेजेंट है, एमिनो एसिड, और प्लस में ग्लाइकोन का मतलब हुआ बच्चों शुगर, शुगर। यानी कि जो सेल वॉल बनी हुई है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो शुगर प्लस एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन से बनी हुई है। तो ये जो इसके अंदर शुगर प्रेजेंट है बच्चों, यहां लिख रहा हूं मैं साइड में थोड़ा सा, यहां पे पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि सेल वॉल को बढ़ाने का काम करता है, पेप्टाइडोग्लाइकन। तो हम लोगों ने ये कहा कि सर इसके अंदर हमारे पास एक तो है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, प्लस में सर इसके अंदर है शुगर। तो ये जो शुगर है ये 2 टाइप की है बच्चों, इसमें पहले वाली है NAG और दूसरे वाली है NAM। NAG का मतलब है बच्चों N एसिटाइल ग्लूकाएमाइन, ग्लूकाएमाइंस। ठीक है, N एसिटाइल ग्लूकाएमाइन, और NAM जो दूसरा लिखा है NAM, इसका मतलब है बच्चों N एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड, म्यूरेनिक एसिड। ठीक है, N एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड। यानी कि बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकन जो किसको बनाने का काम कर रही है, सेल वॉल को बढ़ाने का काम कर रही है, उसके अंदर 2 चीजें हैं बच्चों, एमिनो एसिड और शुगर। और जो शुगर है वो 2 तरह की है उसके अंदर, NAG N एसिटाइलो ग्लूकाएमाइन, और NAM N एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों म्यूरिन, 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 म्यूरिन। ठीक है, म्यूरिन। तो आपसे जो कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटर में, वो ये पूछा जाता है कि जो सेल वॉल है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में वो किसकी बनी होती है, तो सीधा वर्ड आता है म्यूरिन। तो आप लोगों ने याद रखना है म्यूरिन से वो बनी होती है। और म्यूरिन क्या है, ये NAG प्लस NAM जो शुगर अटैच है उसके अंदर बच्चों, उससे वो बनी हुई होती है। जबकि जो हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो जमीन के अंदर है, यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर यही हमारी टफ शुगर की बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं काइटिन। काइटिन यूकैरियोटिक जो जीव है बच्चों, उनके अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है, टफ शुगर की बनी होती है। जबकि इसके अंदर जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है बच्चों, म्यूरिन की बनी होती है, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो इतनी सारी चीजें बच्चों आपने सेल वॉल के अंदर याद ध्यान रखनी है। और सेल वॉल की डिस्कवरी लास्ट वाले लेक्चर में हमारी बात हुई थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, जिसने डेड सेल को डिस्कवर किया था सबसे पहले, या सेल को डिस्कवर किया था। तो यहां पे हमारे पास एक पार्ट होता है बच्चों इस तरह से, ये सर्कुलर इस तरीके से, ये ऐसे जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इस तरीके से, ये
इसके अंदर हमारा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, ठीक है। तो ये जो चीज हमने बढ़ाई है, हमने ये बोला कि सर जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस न्यूक्लियस का जो बाहर की लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, वो प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो लेयर हमने बनाई है, ये लेयर हमने इसलिए बनाई है ताकि आप ये देख सकें कि ये जो न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, ये इसके साथ कनेक्टेड, यानी कि बाहर की कवरिंग नहीं है, इसका जो मटेरियल है वो सीधा ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये जेनेटिक मटेरियल है, तो एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि इसके चारों तरफ की कवरिंग नहीं है, क्योंकि चारों तरफ की लेयर नहीं है। तो इसके अंदर जो डीएनए रहेगा वो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा। डबल स्ट्रैंडेड, डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा, लेकिन सिंगल मटेरियल से बना होगा, सिंगल मटेरियल से बना होगा, ठीक है। और सर्कुलर शेप में रहेगा, सर्कुलर शेप, सर्कुलर, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जेनेटिक जो मटेरियल है वो सर्कुलर मिलेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, लेकिन सिंगल मटेरियल का बना हुआ होगा। तो हमने कहा कि सर चारों तरफ की इसकी कवरिंग नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के जैसा, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के जैसा है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो इसलिए न्यूक्लियस जैसा है, क्योंकि न्यूक्लियस का काम क्या है? जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखना। बट इसके अंदर क्या है कि चारों तरफ की कवरिंग नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के जैसा है। तो इसलिए हम इसको प्रोक्रोमो